नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक अद्भुत किताब लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अब ये कहेंगे इस किताब में ऐसा अद्भुत क्या है? ये किताब है एक इंच मुस्कान और इसे दो साहित्यकारों ने एक साथ लिखा। दोनों बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, मन्नू भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी। पर बात ये उपन्यास जो है मात्र 50 रुपये का, मैं पहले ही बता दूँ, इसका पहला संस्करण 1991 में निकला था, 91 में, और राजपाल एंड सन्स के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसकी एक इंच मुस्कान इसका नाम है और इसके ऊपर लिखा है सहयोगी उपन्यास। इसकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी कुछ किताबें पानी में डूब गई थी और ये तभी का कलेक्शन है। ये किताब कैसे और क्यों लिखने का प्लान हुआ? बहुधा होता यह है कि कभी एक साहित्यकार एक किताब शुरू करता है, फिर उसके बाद किसी कारणवश वो पूरी नहीं कर पाता तो उसका सहयोगी उसको फिर से आगे लिखने की कोशिश करता है। पर यह किताब ऐसी नहीं है। इस किताब की विशेषता ये है कि इसमें दोनों साहित्यकारों ने, दोनों लेखकों ने अपने अपने पात्र चुन लिए और उसके बाद एक अध्याय राजेंद्र जी ने लिखा, एक अध्याय मन्नू जी ने लिखा, और कैसे उसमें तारतम्य बिठाया, क्योंकि दो लोगों का लिखना और फिर जिसमें कहीं से भी मतलब दोनों अध्याय अलग नहीं लगते थे, पूरी कहानी जुड़ी हुई महसूस होती थी। तो ये एक अनोखी चीज़ ही हुई। तो पहले हम इन लोगों के वक्तव्य सुन लें कि इन लोगों ने इसे कैसे प्लान किया। ये प्लान उनके एक जो प्रकाशक हैं उन्होंने उसे दिया। पहले ज्ञानोदय के लिए बात हुई कि ज्ञानोदय में इसके अध्याय जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहते हैं, राजेंद्र यादव जी ने सोचा कि मेरे पास मटेरियल तो है नहीं, अभी जो मैटर है वो मैं कहाँ से वो करूँगा। तो उन्होंने मन्नू भंडारी जी, जो कि उनकी पत्नी भी हैं, तो मतलब थी इन दोनों, मतलब राजेंद्र जी नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक इंच मुस्कान रखा हुआ है तो उसको हम आगे खींचते हैं। तो इस तरह से बात शुरू हुई और फिर इसकी कथा मैं आगे बताऊंगी कि मन्नू जी ने क्या कहा इस बारे में। पर राजेंद्र जी ने मेन हीरो अमर का कैरेक्टर लिया और इसका उपन्यास की शुरुआत जो है अमर से ही होती है। तो ऑब्वियसली बात ये हुई कि अमर जो है कहानी का नायक जो है, अगर उससे बात शुरू होती है तो ये उपन्यास अमर के नाम हो गया। अब लिखने की बात जहाँ तक आई, क्योंकि उस समय बहुत पैसे का इतना प्रॉब्लम रहता था, परिवार भी उनका बढ़ रहा था और इस वजह से वो लोग हड़बड़ाहट में दूसरे काम भी करते थे, तो अक्सर उनका अध्याय समय पर जाने से चूक जाता था। तो वो लोग जो प्रकाशक है उससे छुपते फिरते थे कि अरे मैंने ये नहीं लिखा। और एक साहब ने फिर लेकिन प्रशंसाएं भी बहुत होती थी और ज़्यादातर प्रशंसा मन्नू भंडारी जी को मिली, इसलिए कि उनके पास दो पात्र थे, दो स्त्रियों के पात्र, रंजना और अमला के, जो दोनों बिल्कुल विपरीत थी। एक डूब के प्यार करने वाली और अलग ही तरह की स्त्री थी और उनके लिए सब कुछ छोड़ देना, निछावर होने वाली, पूजा श्रद्धा इस टाइप वाली। और दूसरी थी अमला, जो बहुत रईस घर की औरत रहती है और अपनी शर्तों पे जीवन जीती है और चाहती है कि अमर उसके हिसाब से जीवन जिए। पर प्रेम अमर रंजना को करता है शुरू से। तो एक साहब ने लिखा कि साहित्य के इतिहास में दो व्यक्तियों ने मिलकर उपन्यास लिखे, एक के अधूरे उपन्यास को दूसरे ने, कभी महिला ने पूरा किया है और पति पत्नी कथा लेखक हुए हैं, मगर एक ही उपन्यास के नारी पात्रों को नारी ने, पुरुष पात्रों को पुरुष लेखक ने समानांतर चलाया हो, ऐसा प्रयोग आज तक किसी भी साहित्य में नहीं हुआ। राजन जी का कहना है कि मेरे और मन्नू के लेखन में यही मौलिक अंतर है कि वह कथा के पात्रों के साथ इतनी एकाकार हो जाती है कि उनका दुर्भाग्य उसे अपना दुर्भाग्य लगने लग जाता है। उपन्यास का अमर रंजना का शत्रु ही नहीं, मन्नू का भी शत्रु हो गया था और वह कथा की समस्याओं और संवेदनाओं के प्रति ईमानदार नहीं रहकर अमर की खबर लेने पर उतारू हो गई थी, जबकि मुझे किसी पात्र से ऐसा लगाव नहीं था। राजेंद्र जी कहते हैं कि मन्नू के अध्याय पढ़कर जब लोग कहते अब तो मन्नू जी ने ऐसी जगह पर चैप्टर छोड़ा है कि अमर को बचाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, तो मैं उन सज्जन को ये समझाने की कोशिश करता कि मैं आखिर अमर को बचाऊं क्यों, उससे मैं खलनायक नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये पाठक से भी उम्मीद क्यों करूं कि वो उसे सहानुभूति दें। अगर ये सचमुच आज के सक्रांतिकालीन बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी और व्यक्तित्व का स्लखन है
तो क्यों ना इसकी संपूर्णता में चित्रित हो। अगर रंजना का केस कथानक की तर्कपूर्ण संगति से नहीं, उसकी शहादत और पाठकों की सहानुभूति से मजबूत होता है, तो मुझे जो बात कहनी है मैं अपने पात्र के माध्यम से कहूँगा। और जब उपन्यास ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा एक खालीपन लगता है। राजन जी को वो कहते हैं, मुझे लगता है कि अमर कहीं नहीं पहुँचा। पर वो बोले मैं उसे कहीं पहुँचा भी नहीं रहा था, उसकी कोई मंजिल नहीं थी। पर शायद ये यात्रा पाने की यात्रा भी नहीं थी और खोने की यात्रा भी नहीं थी, ये सिर्फ चलने की यात्रा थी। मन्नू भंडारी का कहना है कि मैं इस उपन्यास को इस तरीके से नहीं चाहती थी, क्योंकि जब फिर मैंने इसको सहायक उपन्यास की तरह, सहयोगी उपन्यास की तरह लिया, तो पांडुलिपि में कई चीज़ें हुई, बहस हुई, कई बार लड़ाई भी हुई और कई बार उनकी मेड चली जाती थी। उसी बीच में मन्नू जी की बिटिया का भी जन्म हुआ, तो कई परेशानियों के बीच में उन्हें अध्याय लिखने पड़े, लेकिन बहुत टूट के उन्होंने लिखे। और कई लोगों ने तो ये भी सोचा कि रंजना जो कि अमर की पत्नी हो जाती है बाद में, रंजना का चरित्र जो है मन्नू भंडारी ही मतलब हैं वो। और सब लोग अमला को ढूंढते रहे, जो कि एक वैम्प जैसा उसने किरदार निभाया। पर उस किरदार के लिए बहुत शाबाशी की पात्र हैं मन्नू जी, क्योंकि एक तरफ रंजना के किरदार को लिखना और दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत अमला के किरदार को लिखना बहुत ही अनोखी बात है। तो मोटा मोटी मैं इसकी कहानी के बारे में आपको ज़रूर थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि इसमें अमर को एक राइटर बताया गया। अमर की एक फ़ैन रहती है अमला। अमर को ये अंदाज़ा नहीं रहता, वो उसके साथ पत्र व्यवहार करता है, जिसको रंजना पढ़ के हमेशा दुखी होती रहती है। उसे लगता है कि अमर अमला से बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है। फिर एक बार अमला उसे अपने यहाँ बुलाती है, उससे और अपने बारे में कुछ नहीं बताती। पर जब अमर वहाँ जाता है तो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और थोड़ा सा शायद निराश भी हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कोई मध्यम वर्ग की स्कूल जाने वाली कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट और इस तरीके की उसकी फ़ैन होगी, पर वो तो बहुत रईस घर की पार्टियों में घूमने वाली और इस तरीके की महिला होती है। और वो कहीं से उसके मन में रंजना को लेकर वो अपनी बात बता देता है, तो ईर्ष्या जागृत हो जाती है। और जब अमर वहाँ से लौटता है तो जो रंजना से वो शादी करने का फ़ैसला कर चुका था, उस फैसले को वापस ले लेता है। और यही बात रंजना को बहुत चुभ जाती है और रंजना ये मान के चलती है कि अमर अमला से प्रेम करता है। पर वास्तव में देखा जाए तो अमर का साहस भी नहीं कि वो अमला से प्रेम करे। हाँ, पर वो अमला की उपस्थिति अपने जीवन में पसंद करता है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो अमर का कैरेक्टर बहुत स्वार्थी होता है। उसे अपने लिखने के लिए सिर्फ मतलब कंटेंट चाहिए, इसलिए वो अमला से जुड़े रहना चाहता है। अमला उसे एक प्रपोज़ल देती है कि तुम सिर्फ डूब के लिखो, शादी तुम्हारे लिए नहीं बनी और इसलिए तुम इस व्यवस्था को मत अपनाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर का लेखक मर जाएगा। और अमर उसकी बात मान लेता है, पर ये बात रंजना को अच्छी नहीं लगती और रंजना बिखर जाती है। हालांकि फिर बाद में अमर उससे शादी कर भी लेता है, पर क्या वो शादी चल पाती है? ऐसी शादियाँ चल पाती हैं या क्या होता है उनके जीवन में? अमला किस तरीके से अमर के जीवन पर छा जाती है? पर क्या अमर जो एक अच्छा साहित्यकार लेखक बनना चाहता था, इस दिशा में इस तरीके से जाकर कभी इतना सुंदर कन्याकुमारी और पुरी का विवरण है कि कई बार दोनों मर्ज हो जाते हैं। एक बार वो अमला के साथ वहाँ जाता है, एक बार अमला और रंजना दोनों की अनुपस्थिति में वहाँ जाता है, पर इतना खूबसूरत वर्णन है उसमें कि मतलब मैं बता नहीं सकती। इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दो साहित्यकार मिलकर एक कथानक पे काम करते हैं और कहीं से भी तार टूटता नज़र नहीं आता और उसका अंत होना तो वही था जो हम सोच रहे थे, पर इतनी खूबसूरती से उनके मन के झंझावातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सराहनीय है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी जी का ये ज़रूर पढ़ें। और आज भी ये सामयिक है, आधुनिक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। शुक्रिया।